नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्वलॉ ज्ञान पर। कल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 32nd बिहार जुडिशियल सर्विसेज पीटी एग्ज़ाम की आंसर की जारी कर दी। काफ़ी लंबी प्रतीक्षा आप लोगों को करनी पड़ी। काफ़ी लंबी प्रतीक्षा करने के बाद कल आंसर की जारी हुआ। आंसर की देखने के बाद बहुत सारे लोग मायूस थे। मुझसे जितने लोगों की अभी तक बात हुई है, जितने लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, जितने लोग हमारे सर्कल में हैं, सबसे बात हुई, सब लोग आंसर की से मायूस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एवरेज 10 नंबर एवरेज जो है कम हो रहा है। जो उन्होंने पहले लगाया हुआ था यूट्यूब से अनऑफिशियल आंसर की से जो लोगों ने मिलाया हुआ था, तो 10 नंबर 8 नंबर सबके घट रहे हैं। तो इसको लेकर के बहुत सारे लोग मायूस हैं। तो मैं बता दूं कि आपको इसमें मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग जैसे मेंस के लिए पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहिए। घटा है तो सबके लिए घटा है, केवल आपका नहीं घटा है। और अगर बढ़ेगा भी, चूँकि ये प्रोविजनल आंसर की है, फाइनल आंसर की नहीं जारी हुआ है, तो प्रोविजनल आंसर की में चैलेंज भी होता है, उसके बाद चैलेंज एक्सेप्ट भी होता है। अगर गलत माना गया है तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गलत माने हैं बीपीएससी ने। इतने लंबे, ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग कहा जा सकता है। एक तो इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद आपने आंसर की जारी किया, उसके बाद भी जारी किया तो इतने सारे मिस्टेक्स के साथ, फिर भी आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं। आप प्रूफ खोजिए, बीपीएससी को चैलेंज कीजिए। बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं उसमें से कुछ एग्जांपल आपको अभी दिखाने वाला हूं कि कितने प्रश्नों का बीपीएससी ने गलत आंसर दिया हुआ है। तो कट ऑफ को लेकर के सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो एक बात तो साफ़ हो गया है आंसर की देखने के बाद से कि कट ऑफ इस बार भी बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। बहुत ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने वाली नहीं है। जितना लोग अनुमान लगा रहे थे उतना बिल्कुल नहीं जाने वाला है। अगर पिछले बार जो कट ऑफ आया हुआ था, पिछले बार का कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछली बार 31st बिहार जुडिशियल सर्विसेज की जो परीक्षा हुई थी, उसमें जो बीपीएससी ने कट ऑफ जारी किया था वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं अनरिजर्व्ड के लिए 164 गया था, अनरिजर्व्ड फीमेल का 162 गया था, ईडब्ल्यूएस 128 था, ईडब्ल्यूएस फीमेल 121 था। इस तरह से आपके सामने सब कुछ यहाँ दिख रहा है। तो अगर आप जितने नंबर पिछली बार आए हुए थे कट ऑफ में, जितना नंबर पिछले बार गया हुआ था, उससे आप 4 या 5 नंबर भी मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि 4 या 5 नंबर भी आप अगर एक्स्ट्रा ला रहे हैं, यहाँ तक कि 2 से 3 नंबर भी आप एक्स्ट्रा ला रहे हैं, तो आप पढ़िए। आप मान के चलिए कि आप मेंस दे रहे हैं। अगर मेंस मान के चलिए अभी समय ही आपके पास कितना बचा हुआ है, 4 अगस्त को पीटी एग्ज़ाम का रिजल्ट देने की डेट निर्धारित किया हुआ है कैलेंडर की, अगर माने तो बिहार लोक सेवा आयोग ने। तो अगर 4 अगस्त को रिजल्ट आता है तो उसके बाद से आपके पास बहुत लिमिटेड समय रहेगा, इसलिए तैयारी करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। और इस बीच अगर आप पढ़ते हैं तो आपके पास 15 दिन का एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा, और इन 15 दिनों में आप बहुत बढ़िया सिलेबस कवर कर सकते हैं, बहुत एक अपनी तैयारी को रफ्तार दे सकते हैं। तो इसलिए अभी आप लगे रहिए, जैसे आप पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहिए। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अनरिजर्व्ड हैं कैटेगरी में आते हैं तो पिछली बार 164 गया था। अगर 5 नंबर भी आप एक्स्ट्रा पा रहे हैं, 4 नंबर भी एक्स्ट्रा पा रहे हैं, यानी 168 से लेकर के 170 तक भी आपके नंबर अगर जा रहे हैं, तो मान के चलिए आप पूरी तरह सेफ़ हैं। उससे कम भी लोग पा रहे हैं तो भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैलेंज होंगे, और जो आपके अनऑफिशियल आंसर की में सही आ रहे थे, हो सकता है कि वो फाइनल आंसर की में भी उनको सही मान लिया जाए। तो मैं आपको कई सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जैसे मैं बात कर रहा था कट ऑफ की, तो इस तरह से आप 4 नंबर 5 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलिए कि अगर बढ़ रहा है तो आराम से पढ़िए। आप सेफ़ हैं और पूरी संभावना है कि आप मेंस देने जा रहे हैं, इसलिए समय को ना बर्बाद कीजिए और लग जाइए। और कुछ ना हो तो जीएस इस समय में तैयार कर लीजिए, 15 दिन मौका है, जीएस आप पढ़ लीजिए। जीएस आप तैयार किए रहेंगे तो लॉ वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि जीएस पढ़ने का उनके पास समय नहीं रहता है और जीएस नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस 15 दिनों आप जीएस अगर पढ़े रहेंगे, और बाई चांस ईश्वर न करें कि ऐसा हो आपका रिजल्ट अगर नहीं भी होता है, तो भी यह जीएस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आगे की वैकेंसीज में, आगे बिहार जुडिशरी के जो पेपर होंगे, 33rd जो पेपर एग्ज़ाम होगा उसके लिए, या फिर अन्य स्टेट के जो अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन सब के लिए आपका जीएस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरह से आप जीएस एक बार
रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और 4 तारीख तक का इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद तो स्थिति साफ हो ही जाएगी। तो इस तरह से आप बहकावे में मत आइए। और जितने भी लोग थे, जितने लोगों का मैं जान रहा हूँ कि उनका बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा था, वो सब लोग इस बार बहुत नीचे आ गए हैं ऑफिशियल आंसर की आने के बाद। तो केवल आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, घट रहा है तो सबका घटेगा, इस हिसाब से कट ऑफ भी नीचे जाएगी। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिसको चैलेंज किया जा सकता है। हालांकि सभी प्रश्नों का अभी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको चैलेंज किया जा सकता है और अच्छा आधार हो सकता है और उनमें सही आंसर आपको 1 नंबर बढ़ने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो आइए देखते हैं। ये मेरा सेट नंबर सी था, आंसर बुकलेट क्वेश्चन बुकलेट नंबर का जो सीरीज़ था वो सेट सी है। तो सेट सी में आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 107 है, 107 है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे गिरवी रखी हुई संपत्ति के मोचन का अधिकार अथवा मोचन के बाद को स्थापित करने का अधिकार नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक संयुक्त हिंदू परिवार का एक नाजायज़ बेटा जिसे गिरवी रखी गई संपत्ति से भरण पोषण पाने का अधिकार हो। बी ऑप्शन है बाद वाले बंधककार। सी ऑप्शन है बंधककर्ता और डी ऑप्शन है बंधक ऋण से भुगतान के लिए श्योरिटी। अंग्रेजी में सेम प्रश्न देख लें तो है कि द राइट टू रिडीम ऑफ इंस्टीट्यूट a suit for redemption of the mortgage property is not possessed by an illegitimate son of a joint Hindu family having right of maintenance from the mortgage property, subsequent mortgager, surety for the payment of the mortgage debt। ये जो है 4 ऑप्शन है। इसमें से बिहार लोक सेवा आयोग ने जो आंसर माना हुआ है वो ये जो है ए ऑप्शन को इसने सही माना हुआ है। जबकि मैं आपको दिखा दूं कि जो रिलेटेड प्रोविज़न है, एक बार देख लीजिए कि बिहार लोक सेवा आयोग ने माना क्या है। 107 जो है सेट सी का 107 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 160 आप देख सकते हैं। इन्होंने रेफरेंस जो दिया हुआ है, एक आंसर तो ए माना हुआ है और जो रेफरेंस दिया है, रिमार्क जो इन्होंने दिया हुआ है वो दिया है कि सेक्शन 91 इन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो हम 91 को एक बार पढ़ लेते हैं और देख देते हैं कि 91 के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। तो एक बार देखिए कि सेक्शन 91 में जो है यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन 91 हाँ ये हिंदी में दिया है, ऊपर इंग्लिश में है। ये दिया है कि वे व्यक्ति जो मोचन के लिए वाद ला सकेंगे। 91 की हेडिंग है, उसके बाद लिखा है बंधककर्ता के अतिरिक्त, यानी बंधककर्ता तो वाद ला ही सकता है, उसके साथ साथ निम्नलिखित व्यक्ति में से भी कोई बंधक संपत्ति का मोचन करा सकेगा या उसके मोचन के लिए वाद ला सकेगा। अर्थात कोई व्यक्ति उस हित के बंधकदार से भिन्न जिसका मोचन कराना इप्सित है, जिसका उस बंधक संपत्ति या उसके मोचन के अधिकार से कोई हित या कोई भार है। तो यहाँ दिया है कोई व्यक्ति, इंग्लिश में देख लेते हैं तो एनी पर्सन जो इंटरेस्टेड है, संपत्ति में इंटरेस्टेड है, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसका इंटरेस्ट उसमें निहित है। तो इस तरह से आप ऑप्शन ए देख लीजिए, जो 91 के पहले खंड के हिसाब से अगर देखें, ए क्लॉज के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, उसका आंसर ए तो बिल्कुल ही नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसे वाद लाने का अधिकार नहीं है मोचन के लिए। तो इसमें दिया है कि संयुक्त हिंदू परिवार का नाजायज बेटा, जायज हो या नाजायज, वो उसमें भरण पोषण का उसको अधिकार है, वो संपत्ति में हित रखता है, तो इसलिए उसे वहाँ पे वाद लाने का अधिकार होगा ही होगा। उसके बाद आप देख लेते हैं बाद वाले बंधकदार। तो 91 की जो भाषा है उसमें बाद वाले बंधकदार के बारे में कोई प्रोविज़न नहीं दिया है। ये दूसरा है एनी श्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज डेप्ट और एनी पार्ट देयर ऑफ। तो क्वेश्चन का ये देख सकते हैं श्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ मॉर्गेज डेप्ट, तो ये तो बिल्कुल होगा 91 में जो पहला ऑप्शन था ये भी होगा, जो कि वाद ला सकता है। अब आप देख सकते हैं कि सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी 91 में नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से 91 के हिसाब से देखें तो सी आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि मॉर्गेजर को अधिकार होता है, ये तो वाद लाएगा ही लाएगा मोचन के लिए। ये भी इसमें शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया। अब बात आती है सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी जो इन्होंने माना हुआ है, तो वो तो 91 इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है, तो 91 के हिसाब से कहीं नहीं है। अंतिम ऑप्शन एनी क्रेडिटर है, तो ये तो इसमें बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन हाँ, सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी भी
मोचन करा सकता है, रिडेम्पशन करा सकता है, इसका प्रावधान हमें 92 में दिया हुआ है। एनी ऑफ द पर्सन रेफर्ड टू इन सेक्शन 91 अदर देन द मॉर्टगेजर एंड एनी को मॉर्टगेजर शैल on redempting property subject the mortgagee have so far as regard redemption, foreclosure or sale of such property the same right as the mortgagee who mortgage he redeem may have against the mortgager or any other mortgagee। तो जो बाद वाले बंधकदार होते हैं वो ऊपर वाले, अपने से ऊपर वाले बंधकदारों का मोचन करा सकते हैं, उनके स्थान पे प्रत्यास्थापित हो सकते हैं, वही सब्रोगेशन का सिद्धांत है। तो 92 के हिसाब से आप देख लें तो ये होगा। आप देखेंगे कि एक ऑथेंटिक किताब है सिन्हा साहब की, RK सिन्हा साहब की किताब है, वो भी इस बात को कह रही है। अवर बंधकदार आप देख सकते हैं, सेक्शन 92 का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा हुआ है कि जहां एक ही संपत्ति क्रमशः कई व्यक्तियों के पक्ष में बंधक की गई है, ऐसे सभी व्यक्ति अपने विभिन्न पूर्व बंधक का मोचन करने के अधिकारी होते हैं। एक अवर या पाक्षिक बंधकदार भुगतान करके अपने पूर्विक बंधक को मोचन करने के लिए अधिकारी है। यानी अपने से ऊपर जो होते हैं, आपने सुना होगा रिडीम अप फोरक्लोजर डाउन जो सिद्धांत होता है, उस आधार पे यह है कि अपने से ऊपर जो बंधकदार हैं उनको वो मोचन करा करके उनको वो मोचन करने का अधिकारी होता है। तो ये 92 का प्रोविज़न है। तो 92 के प्रोविज़न और 91 के प्रोविज़न को मिला करके अगर देखें तो चारों ऑप्शन जो हैं सही हैं और चारों वाद ला सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए था। या तो अगर 91 का रेफरेंस चूँकि इन्होंने इसमें दिया हुआ है अपने आंसर की में, तो 91 का हम अगर रेफरेंस देते हैं तो सेम हम अगर बेरेक्ट के लैंग्वेज को देखें तो उसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी हो जाएगा, क्योंकि 91 में बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन 91 और 92 को साथ में लेकर के पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि ये चारों ऑप्शन जो हैं ये जो व्यक्ति हितबद्ध है प्रॉपर्टी में, चाहे वो कोई भी हो, वो लेजिटिमेट सन हो, उससे क्या मतलब है, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट हो, उससे हमका कोई मतलब नहीं है। 92 के हिसाब से सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी है वो भी वाद ला सकता है। उसके बाद से मॉर्टगेजर है वो तो लाएगा ही। उसके बाद सियोरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द मॉर्टगेज डेप्ट ये भी ला सकता है। इस तरह से चारों ऑप्शन इसमें सही हैं और इसको चाहिए कि एक क्वेश्चन जो डिलीट हुआ है उसके हिसाब से इसको भी डिलीट किया जाए, लेकिन आयोग ने इसको डिलीट नहीं किया है और इसमें रखा हुआ है। और आगे आप देख सकते हैं कि एक और क्वेश्चन है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं, अभी तो 2-3 मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आगे प्रूफ मिलने के बाद उस पर क्लेम किया जाएगा, चैलेंज किया जाएगा। चैलेंज आप लोग भी जो भी प्रूफ बीपीएससी ने दिया हुआ है उसको आप देखिए, ढूंढिए, अगर वो चीज़ें वहाँ मिलती हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलती हैं तो फिर उसको चैलेंज करिए और आपका आंसर उसमें बढ़ेगा। जितनी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होंगी, जितने चीज़ों का प्रूफ हमारे पास होगा वो मैं आपको उसका मैं चैलेंज ज़रूर करूँगा, इससे सबको फ़ायदा होगा। फिर इसके बाद एस्पिरिट डेस लोइस, ये क्वेश्चन नंबर 34 है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन है। पूछा गया था कि एस्पिरिट डेस लोइस ए बुक कंटेनिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1848, 1948, 1648 और 1748। लेकिन इसमें आंसर जो है बीपीएससी ने मान लिया है 1948, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मैं अभी आपको उसका प्रूफ दिखाने वाला हूँ। इसका सही आंसर 748 है। 1748 में इनकी एक किताब प्रकाशित हुई थी, आप देख सकते हैं। ये हिंदी में क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक एस्पिरिट डेस लोइस, जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को समाविष्ट किया गया, यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो इसका आंसर जो है 1748 होगा। मैं इसका आपको दिखा सकता हूँ कि ये सीके टकवानी साहब की जो किताब है, बहुत सारे रेफरेंस बीपीएससी ने उसमें दिया हुआ सीके टकवानी साहब का। तो सीके टकवानी साहब क्या लिख रहे हैं इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत विभिन्न युगों में अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। इसकी उत्पत्ति प्लेटो और अरस्तू के समय से ढूंढा जा सकता है। क्रमशः 16वीं शताब्दी सदी में दार्शनिक बोंदी और ब्रिटेन, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है। इसके बाद आप देख सकते हैं, परंतु मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक एस्पिरिट डेस लोइस
या द स्पिरिट ऑफ द लॉज जो 1748 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ देख लीजिए क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है कि 1748, सॉरी 38 बोल दिया मैंने, 1748 में ये प्रकाशित हुई थी। तो ये सीके टकवानी साहब के हिसाब से ये रेफरेंस बिल्कुल सही है और 1748 का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन जो है चैलेंजेबल है, इसको चैलेंज किया जाएगा और साथ ही साथ ये पक्का है कि अगर आपने 1748 लगाया हुआ है तो आपका 1 नंबर प्लस होना ही होना है। आगे देख लेते हैं और भी प्रश्न है। जीएस का एक प्रश्न है, हाँ जीएस का एक प्रश्न है, एक विवादित प्रश्न इन्होंने पूछ लिया हुआ है। इसमें लिखा है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ करने का निर्णय लिया था और इन्होंने जो कारण दिया है वो निर्णय के आधार पर दिया था। दांडी मार्च सब लोग जानते हैं कि 12 मार्च को शुरू हुआ था, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने इसके आधार पे आंसर दिया है कि इन्होंने निर्णय कब लिया था। तो निर्णय लेने का जो तिथि है मैं आपको दिखा दूं कि एक टेक्स्ट बुक है, उसके हिसाब से मैंने कई जगह खोजने की कोशिश की, ऐसा कहीं नहीं दिया गया है कि उन्होंने निर्णय 11, इन्होंने जो आंसर माना हुआ है 11 मार्च 1931, 11 मार्च का जिक्र कहीं नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं एक इसमें लगा हुआ है किताब का, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखते हैं कि गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 ईस्वी को 11 सूत्री मांग जो है रखी थी। यहाँ देख सकते हैं कि गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड के समक्ष 31 जनवरी 1930 ईस्वी को 11 सूत्री मांगे रखी, जो निम्नलिखित प्रकार है। इसमें सेना के व्यय में कटौती, पूर्ण शराबबंदी, सिविल सेवा में 50% कटौती, ये 11 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं कि ये 11 पॉइंट उसमें मांगे गए थे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा है कि गांधी जी के इस मांग पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। फलतः 14 फरवरी 1930 ईस्वी को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। तो 14 फरवरी को उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया था और उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत के क्रम में उन्होंने दांडी यात्रा की थी। तो दांडी यात्रा जैसा कि आप देख सकते हैं कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला हुआ था। बाकी कहीं भी किताब में जिक्र नहीं मिल रहा है कि 11 को उन्होंने दांडी यात्रा करने का जिक्र किया हुआ है। तो अगर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो निर्णय लिया था, ये डेट उसमें दिया रहता 14 फरवरी 1930 और इसको अगर आंसर माना जाता तो माना जाता कि सही है। लेकिन निर्णय लेने का ऐसा ये बाल की खाल नोचने वाली ये प्रश्न है, इसमें बीपीएससी के मन पे है, वो कुछ भी इसमें मान सकता है। हालांकि ये प्रश्न चैलेंज किया जा सकता है क्योंकि ऐसा किसी पुस्तक में नहीं मिला है। अगर आपको मिलता है तो ज़रूर बताइएगा। एनसीईआरटी किताब प्रेफरेबल होते हैं। एनसीईआरटी किताब जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें मैंने देखा ऐसा कोई दिनांक नहीं दिया हुआ है कि 11 मार्च को उन्होंने दांडी मार्च करने का निर्णय लिया था। तो दांडी यात्रा का जो दिन है वही आंसर माना जाना चाहिए था, या फिर अगर भाषा को लेकर के दिक्कत है तो क्वेश्चन को डिलीट किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया है बीपीएससी ने। तो आपके पास अगर इसका साक्ष्य मिलता है तो ज़रूर हमको बताइएगा, मैं उसको ढूंढूंगा और उसको चैलेंज किया जाएगा। आगे और आप देख सकते हैं तो ये रहा, ये कुछ प्रश्न आपके सामने हमने रखा जिसके आधार पे, जो कि अभी प्रथम दृष्टिया देखने के बाद, मिलाने के बाद पता चला है कि इस पे चैलेंज किया जा सकता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हालांकि उसके प्रूफ ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्रूफ मिलेगा तो ज़रूर चैलेंज किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग तैयारी बिल्कुल करते रहिए। 2-4 नंबर भी आप एक्स्ट्रा अगर पिछले बार के कट ऑफ से पा रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ़ हैं और आपको तैयारी अपनी करते रहनी चाहिए। पढ़ाई कभी भी नुकसान नहीं करता है, तो इसलिए पढ़ते रहिए। तो बार बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, मायूस मत होइए और अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब खुद करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं।
हाँ, एक ये भी था कि पूछ रहे थे लोग कि आपका कितना सही हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा 180 प्लस जा रहा था पहले कट ऑफ के हिसाब से, तो मेरा भी 10 नंबर घट गया है और अभी 170 के आसपास, 170 171 के आसपास हो रहा है। और चैलेंज करने पे हो सकता है कि क्वेश्चन अगर बीपीएससी स्वीकार करती है तो कुछ ज़रूर बढ़ेगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि सबका घट रहा है, मैं अपना खुद मिलाया हूँ और बहुत सारे लोगों से बात हुई है, सबका जा रहा है, उससे कम ही जा रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।